दोस्तों आज पेश है काला धंधा। ये कवर चित्र है दोस्तों। मोती अपने सामने खड़े रहस्यमय आचार्य व्यक्ति को आचार्य से देख रहा था। यह 20,000 है मोती। अगर तुमने मेरा यह काम कर दिया तो 30,000 और दूंगा। एक काम के 50,000? हाँ, और काम भी बहुत सरल है। सिर्फ एक हत्या करनी है। नाम पता बदलो सेठ। आज ब्लू हेवन बार में शाम को समय हरीश सक्सेना नाम का एक युवा आता है। वह चाहता हूँ कि उसकी हत्या कुछ इस तरह की जाए कि मामला पुरानी दुश्मनी लगे। उसका यह चित्र है। तुम्हारा काम हो जाएगा सेठ। उसी शाम मोती अपने अन्य 3 साथियों के साथ क्लब ब्लू हेवन की ओर चलता जाता है। तुम सब तुम सब ने समझ लिया ना क्या नाटक करना है? हाँ उस्ताद। क्लब पहुंचकर चारों टेबल पर जम गए। वह अभी आया नहीं है, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो कुछ पीते को मंगाते हैं। बेरा उसकी टेबल पर गिलास ले आया। ये सुन हरीश सक्सेना, क्या यहाँ रोज आता है? हाँ आज कुछ लेट हो गए हैं। और चारों शक्ल से ही बदमाश लगते हैं। हरीश बाबू के दोस्त तो हो नहीं सकते। मामला कुछ गड़बड़ है, पैक बना यार। तभी ओह, हरीश बाबू आ गए। गुड गुड इवनिंग हरीश बाबू। गुड इवनिंग। कैसा है शंकर? ठीक हूँ साहब। आप जरा होशियार रहिए। ये चारों आपके पूछ रहे थे। मेरा ख्याल है कि वे अच्छे लोग नहीं हैं। मुझे पूछ रहे थे। कोई बात नहीं, अभी देखता हूँ। मोती ने भी हरीश को देख लिया था। हरीश हरीश आ गया है और हमारी टेबल की ओर आ रहा है। हेलो, मेरा नाम हरीश सक्सेना है। अच्छा, कहकर मोती उठा। डिशू, तूने मुझे गुस्सा क्यों मारा? मैं तुझे अपना पुराना हिसाब चुकता करने आया हूँ हरीश। तुमसे बदला लेना है मुझे। मोती ने चिल्लाकर और चाकू निकाल लिया। लेकिन तुम कौन हो? मुझसे पहचाना नहीं? लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। ठहरो। किसी की किसी भी कीमत पर कलम में मारा मारी गुंडागर्दी सहन नहीं करता। लड़ना है तो बाहर जाओ। ओह, और अगर न जाए तो तुम्हारी लाश यहाँ से बाहर जाएंगी। बलबीर सिंह क्लब है, समझे? ठीक है बलराम, तुझे भी निमट लूँगा। कौन थे यह लोग हरीश? पता नहीं। लेकिन बाद में हरीश जितनी देर बाद बार में रहा, सोच में डूबा रहा। वह कह रहा था मुझसे बदला लेने, मगर किस बात का? 11 बज गए। क्लब से बाहर निकला और पैदल ही घर की तरफ चल दिया। काफ़ी ठंडा आज। और अभी वह कुछ दूर गया था वह तेजी से भागा और एक गुंडे ने डंडा फेंक कर मारा। धड़ाक। फिर वह उठकर भागना चाहा और गला घोट दो साले का गला। हरीश ने अपने हाथ को ऊपर गर्दन में फंसाया और अगले ही पल, अब आ साले, पकड़ो इसे। मगर कोई उसके निकट नहीं रुका। तू भी ले आह। अब गुंडे उसके निकट आने से कतरा रहे थे, इसलिए पलट कर भागा। पकड़ो। दौड़ता हुआ गली में घुसा। अपने घर की ओर चलना चाहिए। और फिर वह दूसरी सड़क पर निकल आया। वह जिस बिल्डिंग में रहता था उसका रास्ता पतली गली में था। वो यहाँ यहाँ तो स्ट्रीट लाइट अभी ठीक नहीं रहती। तभी कौन है? और फिर कुछ समझ से पहले ही पिट पिट। और फिर वह अस्पताल में होश आया। ओह पानी। नर्स लपक कर निकट पहुंची। लो पानी पियो। पानी पिलाकर नर्स ने उसे दोबारा लिटाया। इसे होश आ गया? यस डॉक्टर। डॉक्टर ने उसका निरीक्षण आरंभ कर दिया। मुझे क्या हुआ था डॉक्टर? क्या तुम्हें याद नहीं? गोली लगी थी तुम्हारे पेट में। आज 4 दिन बाद होश आया है। भाग्यशाली थे, बच गई। हाँ, मुझे होश आ मुझे याद आ रहा है। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद डॉक्टर। ठीक है, अब तुम खतरे से बाहर हो। पुलिस इंस्पेक्टर तुम्हारा बयान लेने आया हुआ है। उसे अंदर भेजता हूँ। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर भीतर प्रवेश किया। मेरा नाम इंस्पेक्टर रामदास है मिस्टर हरीश। तुम्हें कुछ याद है कि दुर्घटना कैसे पेश आई तुम्हें? हरीश को जो याद था उन्हें बता दिया। तुम्हें कुछ अंदाजा है गोली चलाने वाला कौन हो सकता है? जी नहीं।
नहीं मैंने गोली चलाने वाले को देखा, न ही उन गुंडों को जानता था जिन्होंने मेरे मारपीट की। हमले में 2 दिन पहले तुम्हें राजा पोटेकर से मिलने पोटेकर के कुख्यात बदमाश पुलिस उस पर नज़र रखी हुई थी। कहीं तुम हमला पोटेकर ने तो नहीं करवाया? सॉरी इंस्पेक्टर, मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यह बता सकते हो कि तुम पोटेकर से मिलने क्यों गए थे? आई एम सॉरी सर। इंस्पेक्टर काफ़ी देर उससे सवाल पूछता रहा, लेकिन हरीश ने उसे राजा पाटेकर के बारे में कुछ नहीं बताया। ओके मिस्टर हरीश, साहब मैं चलता हूँ। हालांकि मुझे संयोग नहीं दिया, फिर भी मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। अगर आपने पाटेकर से दुश्मनी मोल ली है तो पुलिस को बता दीजिए, आपकी पूरी पूरी सहायता करेगी। अगर मुझे सहायता की जरूरत पड़ी तो आपसे के पास जरूर आऊँगा इंस्पेक्टर। और इंस्पेक्टर के जाने के बाद हरीश कल्पना में राजा पाटेकर का चेहरा उभरा। क्या सचमुच पाटेकर मुझे हमला किया रहा? और उसके मस्तिष्क में पिछली घटना फिल्म की बातें चलने लगी। उस दिन गांव से उसकी माँ का खत आया। हरीश बेटे, तुम्हारी बहन की शादी तय हो गई है, दहेज में 20,000 रुपये देने हैं। रुपयों का प्रबंध करने तुरंत ही गाँव आ जाओ माँ। खत पाकर हरीश परेशान हो उठा। माँ को क्या पता कि यहाँ बेरोजगार फिर रहा हूँ? 20,000 का प्रबंध कैसे कर सकता हूँ? आजकल अपना खर्चा भी मुश्किल से चलता है। अपनी परेशानी की चर्चा उसने कुछ जानकारों से की। एक मित्र ने मशवरा दिया, अगर कम रुपये अगर कम रुपयों में ज़्यादा रुपये कमाना चाहते हो तो पाटेकर से जाकर मिलो। तुम लोग जैसे लोगों को ज़रूरत रहती है। कहाँ मिलेगा पाटेकर? राजा पाटेकर के धंधे तो बहुत से थे, लेकिन दिखाने के तौर पर एंटिक शॉप खोल रखी थी और प्राचीन कलाकृतियों का कारोबार करता था। हरीश ने राजा पाटेकर को अपने आने का मकसद बताया। तुम्हारे काम मिल जाएगा हरीश, लेकिन मुझे ईमानदार आदमी पसंद आते हैं, इसलिए काम देने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, कहकर पाटेकर ने घंटी बजाई। तुरंत ही 2 व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुए। ये दोनों मेरे बॉडीगार्ड हैं, सिक्को और झंडा। मैं सिक्को हूँ और मैं जोंडा। मेरा नाम हरीश है। इनको तुम्हारे नाम से कुछ लेना नहीं हरीश। दोनों को अच्छी तरह देख लो। सिक्को खंजर चलाने में एक्सपर्ट है, झंडो निशाना कभी नहीं चूकता। मेरे लिए ये जो लोग काम करते हैं उनमें अगर बेईमानी करता तो दोनों उनसे निपटना अच्छी जानते हैं। मैं बेईमान नहीं हूँ मिस्टर पोटेकर। बाय द वे, मुझे कोई काम क्या करना है? मेरे कुछ पर्सनल मेरे पार्सल इधर से उधर पहुँचाने होंगे बस। मेरा प्राचीन कलाकृतियों का व्यापार है, काफ़ी महंगी होती हैं, इसलिए ईमानदार आदमी की तलाश रहती है। तो समझिए आपका ऐसे एक ईमानदार व्यक्ति मिल गया। गुड, कल सुबह तुम्हें पहला काम है, तुम आओ। हरीश के जाने के बाद तुम दोनों इसके बारे में जानकारी प्राप्त करो, पुलिस का भेजा हुआ तो नहीं हो के पास। उसी शाम सीको ने पाटेकर से रिपोर्ट दी। वह आदमी ठीक है बॉस, कृष्णा गली के अमरकुंज नाम बिल्डिंग में एक कमरे में रहता है। आज कल बेकार है, अपनी बहन की शादी के लिए उसे रुपयों की ज़रूरत है। वह सारी जानकारी मैंने उसके मित्रों से प्राप्त की है। गुड, फिर हमारे काम का आदमी है। अगली सुबह, गुड मॉर्निंग, आ गए तुम, काम तैयार है। पाटेकर ने उसे एक पैकेट उसकी ओर बढ़ाया। यह पैकेट आज शाम को नाइट क्लब में चले जाना, और सोफिया नाम की लड़की कैबरे डांसर है, बैठकर उस डांस देखना। पैकेट तुम्हारी जेब में ही रहेगा। सोफिया डांस के बाद तो खुद तुम्हारी टेबल पर आएगी और पैकेट ले जाएगी। वह मुझे जान वह मुझे पहचानती है। पहचान के लिए तुम अपने कोट के कॉलर पर सफ़ेद गुलाब का फूल लगा कर वहाँ जाओगे। और यह लो 2,000 रुपये, आज तुम्हारे काम का मेहनतान। 2,000 थैंक्स। और शाम को वह पैकेट पहुँचाने का मेहनताना 2,000। महीने में 10 बार ही काम मिल जाए तो 20,000 रुपये जमा हो जाएंगे। क्लब के सामने उतरा, टैक्सी से उतरा तो यह है सोफिया। हाल में पहुंचकर स्टेज के निकट एक टेबल पर जम गया। सर, क्या लाऊं सर? काफ़ी? हाँ। बैग कैबरे कब शुरू होगा? अभी 5 मिनट है सर। 5 मिनट बाद सोफिया स्टेज पर प्रकट हुई।
अभी उसने मेरी ओर नहीं देखा। और स्टेज पर नाचने के बाद सोफिया दर्शकों के बीच नाचने लगी थी। वह हरीश के निकट पहुंची। हाय हैंडसम, फूल तो बहुत सुंदर है, आपके लिए कॉलर में लगाया था। सोफिया हंसती हुई स्टेज पर चली गई। उसने मुझे पहचान लिया है। हरीश ने अपनी जेब में रखी पैकेट को छू कर देखा था। तो शो समाप्त होने के 5 मिनट बाद सोफिया उसकी टेबल पर पहुंची। मैं आपको लिए एक खूबसूरत फूल के लिए धन्यवाद देने आई हूँ, बैठिए। सोफिया बैठ गई और आगे झुककर दबे स्वर में बोली, पैकेट मेज के नीचे सरका कर पकड़ा दीजिए। और हरीश ने निर्देश का पालन किया। पैकेट लेकर सोफिया अपनी चादर में के भीतर छुपा लिया और फिर उठ खड़ी हुई। ओके, अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट। और कुछ देर बाद हरीश वापस जा रहा था। उसे पैकेट बड़े रहस्यमय ढंग से प्राप्त किया। उस पैकेट में क्या चीज़ हो सकती है? कुछ सोचने के बाद उसके मस्तिष्क में विचार झटक दिया, और वह शायद उसी पैकेट के कारण अस्पताल में घायल पड़ा है। विचार के समुद्र से बाहर निकलकर सोचा, राजा अगर राजा पाटेकर ने मुझे पर हमला कराया है तो इसका अर्थ है वह मेरा दुश्मन हो चुका है। मगर क्यों? तो उससे कोई बेईमानी नहीं की थी। तभी डॉक्टर ने कहा कि आपको नींद का इंजेक्शन दिया जाए क्योंकि आपको आराम की जरूरत है। ओके मिस्टर सिस्टर। इंजेक्शन लगने के बाद ही कमरे के बाहर निकल गई। नर्स के जाने के 10 मिनट बाद ही कॉरिडोर में आकर रुकी। वह रूम नंबर 102 के सामने सो रहा है। आसपास कोई नहीं है। काम खत्म करने के लिए मुझे फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। जेब से सिरिंज निकाली और हरीश की ओर बढ़ा। सिरिंज में कोई दवाई भरी थी। और तभी, अरे आप कौन है? और घबरा कर पलटा। उस हड़बड़ाहट में सिरिंज उसकी हाथ से छूट गई। ओह! वो नर्स हैरत में दोबारा पूछा, कौन है आप? और ये इंजेक्शन? ओह ओह! आवाज़ निकाली तो गर्दन तोड़ दूंगा, ढुशुम ढुशुम। और बेहोश नर्स परस्पर पर लिट लिटाकर वह कमरे से बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर रामदास ने हरीश को घूर कर देखते हुए कहा, उस कोई व्यक्ति तुम डॉक्टर के रूप में तुम्हारी हत्या करने आया था। तुम्हें जहर का इंजेक्शन लगा कर मार डालना चाहता था। अगर नर्स वहाँ ना आती तो इस तुम्हारी लाश पोस्टमार्टम हो रहा होता। अब तुम पुलिस को कुछ बताओगे? मैं कुछ नहीं जानता। नहीं तो बताऊं क्या इंस्पेक्टर? मुझे मूर्ख मत समझो हरीश। तुम कातिलाना हमले यूं ही नहीं किए जा रहे। अगर राजा पाटेकर के हाथों मरना नहीं चाहते तो मुझे सही बता दो। अगर वह हमले राजा पाटेकर करा रहा है तो पहले खुद उससे मिलकर बात करूंगा। सॉरी इंस्पेक्टर, मुझे कुछ पता नहीं, ज़रूर बता देता। ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर चला गया। हरीश बिस्तर से उठा। ओह, चलने में कष्ट हो रहा है, मगर कोशिश करके करके चल सकता हूँ। तभी, ओह यहाँ आप क्या कर रहे हैं? चलने से गाँव खुल जाएंगे। नहीं खुलेंगे डॉक्टर, अब मैं ठीक हूँ और अस्पताल से जाना चाहता हूँ। लेकिन 4 दिन तक तो मैं आपको जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपके कमरे के बाहर एक संतरी तैनात किया है, आपको कोई खतरा नहीं है। वो 4 दिन उसके गांव में कुछ वर्क गया। उसके बाद जिद करने पर अस्पताल से जाने की अनुमति भी दी। ज़्यादा मेहनत का काम न कीजिए, भागदौड़ भी नहीं। ठीक है डॉक्टर। अस्पताल से बाहर आते ही उसने एक व्यक्ति को अपना पीछा करते देखा। पता नहीं यह दुश्मन है पुलिस का आदमी। कुछ देर बाद बाजारों में घूमने के बाद उसने ब्लू हेवन का रुख किया। भाड़ में जाए, पीछा करने वाला अवश्य पुलिस का आदमी है। बार का मालिक बलराम हरीश को देखकर उसकी ओर आया। हरीश, तुम यहाँ चले आए? राजा पाटेकर के आदमी तुम्हारी तलाश में हैं और तुम्हें क्लब में कोई हंगामा पसंद नहीं करता। मगर बलराम ने हरीश की बात सुनते हुए इनकार करते हुए क्लब से निकाल दिया। और राजा पाटेकर के आदमी मेरी तलाश में हैं और मैं खुद पाटेकर से मिलने जाना चाहता हूँ। वह मेरा दुश्मन क्यों बन गया? ओह! और उसने छलांग लगाई और लुढ़कता चला गया। और कार फुटपाथ से टकराई और टकराती हुई तेजी से गुजरती चली गई। कुछ राहगीर उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। बाल बाल बच गया, यह साले नशेड़ी गाड़ी चलाते हैं। आप ठीक तो हैं सर? हरीश ने अपना पीछा करने वाले की ओर दौड़ कर आते देखा। अचानक वह उठा और भीड़ से निकलकर तेजी से भाग खड़ा हुआ।
अरे इसे क्या हुआ। और वह एक गली में घुस गया, फिर विभिन्न गलियों में सड़कों से होता हुआ अपने घर के निकट पहुंचा। किसी तरह रात सुरक्षित गुजर जाए, सुबह खुद जाकर पाटेकर से मिलूं लूंगा। उसका चौथा हमला करा है मुझ पर। इमारत में कदम रखते ही गुड आह दोनों उसकी ओर लपके। आवाज निकाली तो गर्दन काट दूंगा। तुम तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं, पहले बॉस तुमसे बात करना चाहता है, उसके बाद तुम्हारा भाग्य का फैसला किया जाएगा। चलो हमारे साथ पाटेकर के ऑफिस में। हरीश, आओ हरीश, मैं तुम्हें मिलने के लिए बेताब था। क्या चाहते हो तुम? वह पैकेट जो तुम्हें सोफिया को पहुंचाने को दिया था। वह पैकेट? वह तो मैंने सोफिया को पहुंचा दिया। तुमने नकली पैकेट पहुंचाया था। जो पैकेट दिया था वह हीरोइन थी। अंतर्गत मार्केट में हीरोइन की कीमत $2.5 लाख है। सोफिया ने तुम्हें पैकेट पहुंचाया था, उसमें हीरोइन नहीं थी, बल्कि मिट्टी निकली थी। वह पैकेट में हीरोइन थी, यानी तुमने अनजाने में नशीली पदार्थ की तस्करी के जलील काम में लगा दिया। नशे की चीज़ों के कारण देश में नौजवान नस्ल तला हो रही है, सैकड़ों घर बर्बाद हो रहे हैं, देश का भविष्य खतरे में पड़ गया। और वो सेटअप, मुझे तुम्हारा भाषण नहीं, हीरोइन चाहिए। वह कहाँ है? अब समझ में आ रहा है, हीरोइन के कारण मुझे पर कातिलाना हमले किए और बेईमान समझकर मुझे मेरी हत्या कर देना चाहते थे। मैंने तुम पर कोई हमला नहीं कराया। पैकेट वापस लिए बिना मैं तुम्हें कैसे मरवा सकता था? लाओ मेरी चीज़ वापस करो। इसका अर्थ है कि मुझे हमला सोफिया ने करवाया है। सोफिया? वह तुम पर हमला क्यों करवाएगी? इसलिए वह पैकेट मैंने नहीं बदला। यह चालाकी सोफिया की है, हो सकती है। उसने खुद हीरोइन गायब कर दी होगी और ये मुझे मरवाना डालना चाहती है। कहीं मुझसे मिलकर तुम्हें सच्चाई न जान लो। बेईमान, मैं नहीं, सोफिया है जो आपके साथ आप अपने किसी साथी के साथ मिलकर यह खेल खेल रही है। पाटे उलझन में पड़ गया। तुम्हारी बात में वजन है, लेकिन मैं तुम्हें निर्दोष कैसे मान लूं? अगर मैंने आज तक सोफिया अगर मेरा अंदाज़ा ठीक है तो सोफिया मुझे ख़त्म कराए बिना चैन से नहीं बैठेगी। मेरी मौत से उसे राज पर पर्दा गिर सकता है। और फिर मुझ का कातिला हमला करने की बाय द वे सोफिया है कहाँ? वह शहर में नहीं है। वह अमृतबास अनुमति लेकर वह किसी रिश्तेदार से मिलने आगरा गई है। वह आगरा नहीं गई, कहीं छिपी होगी और मेरे मरते ही वापस आ जाएगी। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आज़ाद कर दो और जल्दी ही मुझे मारने की कोशिश करेगी। ठीक है हरीश, मैं ठीक है हरीश, मैं तुम्हें भी खुद निर्दोष साबित करने का अवसर दूंगा। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, लेकिन जेडो और सीको तुम्हारी निगरानी करेंगे। जब कोई तुम्हें कत्ल करने की कोशिश करेगा वह उसे पकड़ लेंगे, उसके बाद सच्चाई सामने आएगी। अगले दिन जानबूझकर शहर में घूमने लगा और कातिला खुद हमला करने का मौका देना चाहता था। जेडे और सीको मेरी निगरानी कर रहे होंगे, कातिल से मुझे अवश्य बचा लेंगे। पूरा दिन चलता रहा और रात हो गई। और तभी एक कार का इंजन की आवाज़ से हरीश चौंका उठा। ओह! और वह झाड़ियों में लुढ़कता चला गया, एक झुंड में दुबक गया। उसके पास पिस्तौल है। पता नहीं सीको कहाँ, जेडो कहाँ मर गई। तभी ए रुको! आवाज़ सुनते ही कातिल ने घूमकर फायर किया। आह! सीको ने चीते से उछाल लगाई और दोनों नीचे करके लुढ़कने लगे। जेडो ने गोली लगी थी, शायद वह मर गया था। उधर सीको ने अपना खंजर वाला हाथ झटक देकर देकर घुमाया और फिर कातिल को छोड़कर उठा। हरीश, कहाँ है तुम? तभी कातिल निश्चित शरीर हिला और हरीश भयभीत हुआ। कुछ क्षण के वहीं झाड़ियों में दुबका रहा। दोनों निषेध पड़े हैं, शायद एक दूसरे को मार गए। कुछ देर बाद डरते निकट पहुंचा। दोनों मर चुके हैं। अब क्या करूं? मेरा मकसद तो अधूरा रह ही गया। अब कौन बताएगा कि मुझे मारना कौन चाहता था? फिर वह कुछ सोचकर उसने हमलावर कातिल की तलाशी लेनी शुरू करी। उसका पर्स देखकर चौंका। वो सोफिया की तस्वीर, यह सोफिया का प्रेमी है। पर्स से उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस भी लिया। इसका नाम राजन है, लिंक रोड नंबर 4 नंबर बंगले में रहता है। अवश्य ही है सोफिया
उसके घर में छुपी होगी। फिर उसने कातिल की पिस्तौल उठाकर जेब में रखी और गाड़ी में सवार होकर रवाना हो गया। सोफिया से हिसाब चुकाना होगा। लिंक रोड पर 4 नंबर बंगले के गेट खुला हुआ था। गाड़ी पार्च में लेता चला गया और सोफिया ड्राइंग रूम में बैठी राजन के आने की प्रतीक्षा में थी। अगर राजन आज उसे समाप्त करने में सफल हो गया तो आज सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तभी वो राजन आ गया। उसने दरवाज़ा खोला। हेलो सोफिया, तुम यहाँ कैसे? उसने अपने कातिलाना से मिलने चला आया। गुड, तुम्हारा प्रेमी राजन मर चुका है सोफिया। ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हो गया, मगर उसे मैंने नहीं, सीको ने मारा है। सोफिया पागलों की तरह उस पर झपटी। तुम झूठ बोल रहे हो, राजन नहीं मर सकता। तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। ओ पीछे हट, सबक, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। सोफिया, $2.5 लाख की हीरोइन मेरे हवाले कर दी। हीरोइन के कारण तूने निर्दोष को फंसाने, मेरी जान लेने की षड्यंत्र रचा था। वे विवरण हो चुका है, खुद अपनी चाल में शिकार हो गई है। तुम ठीक कह रही हो, मैं बाजी हार गई हूँ। राजन भी चला गया। अब मैंने सोचा था कि हीरोइन बेचकर राजन से किसी दूसरे देश में जाकर गृहस्थी बचाऊंगी, मगर यह संभव नहीं हो सका। मैंने एक निर्दोष को खून बहाकर अपने सपनों का महल खड़ा करने की कोशिश की। तभी गद्दार कुतिया, ओह, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैंने तुम्हारे मैं तुम्हारे साथ ही आया हूँ। गोली लगने के बाद मैं लाल उस कार में डिग्गी में घुस गया था। ओह, अब मैं इसको अपने हाथों से सजा दूंगा। अगली बधाई। और हरीश आश्चर्यचकित हुआ नीचे गिरती सोफिया को देख रहा था। उसे उसे पीछे भी गिरने की आवाज़ सुनाई दी और जल्दी पलटा। ओ, यह भी मर गया। जेडा सचमुच मर चुका था। उसने वहाँ रखे सूटकेस की तलाशी ली। सूटकेस में हीरोइन का पैकेट मिला। यह जहर है जिससे सारा खून खराबा हुआ। इस जहर को का सेवन हजारों युवक करेंगे और कुछ जाने भी जाएंगी। राजा पाटेकर जैसे लोग जहर बेचकर जैसा पाप कर रहे हैं, इसके लिए क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। और कुछ देर बाद राजा पाटेकर के ऑफिस में पहुंचा। तुम्हारी हीरोइन ले आया हूँ पाटेकर। गुड, कहाँ है? हरीश ने जेब में हाथ निकाला और दाएं दाएं। जहर के सौदागर को मौत के लाखों युवकों की जान, युग को जीने की राह बना देगी और मैं खुद कानून के हवाले कर दूंगा। अनजाने में एक पाप का दंड भोग कर प्रायश्चित करूंगा। समाप्त दोस्तों।